आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम आखिरी दिन अपने आप में तारीखी रहा। जो पहले 5 साल में देखने को नहीं मिला वो तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन हुआ। पीएम मोदी जहां पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मीडिया के सवालों के जवाब देते नजर आए। बैक वक्त पीएम मोदी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने टीवी चैनल्स को कुछ देर के लिए कंफ्यूज कर दिया। मोदी और राहुल टीवी स्क्रीन पर आमने सामने थे। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले बीजेपी सदर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद थे। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका था जब पीएम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस पर राहुल गांधी ने भी चुटकी ली। राहुल ने कहा कि पीएम पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वेरी गुड। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि मोदी जी, आपने रफाल पर मुझसे बहस नहीं की। दूसरी तरफ अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी अक्सरियत से सरकार बनाएगी और बहुत जल्द नई सरकार कामकाज शुरू करेगी। खैर, आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम आज थम गई है। आखिरी मरहले में 8 रियासतों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब पार्टियां जीत हार के दावे करने लगी हैं कि वो सरकार बनाएंगी, लेकिन अवाम के दिल में क्या कुछ है ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। 7वें मरहले से पहले क्या कुछ हुआ, किन पार्टियों ने और बड़े लीडरों ने किस तरह से मेहनत की, इस 7वें मरहले की तफसीली रिपोर्ट देखिए। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस मरहले से रिलेटेड तफसील से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात फैसला कुन मरहले में है। आज 7वें और आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम थम गई। अब 7वें मरहले में 19 तारीख को 8 रियासतों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस तरह जमहूरियत का यह बड़ा त्योहार अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। 23 तारीख को नताइज का ऐलान किया जाएगा, लेकिन नताइज से पहले 7वां मरहला इस वजह से भी अहम है क्योंकि इस मरहले में पीएम नरेंद्र मोदी के हल्का इंतखाब वाराणसी में पोलिंग होनी है, जहां से मोदी एक बार फिर उम्मीदवार है। इसके अलावा 7वें मरहले में जिन अहम सीटों पर सबकी नजर है, इसमें बिहार के पटना साहिब सीट भी शामिल है, जहां से बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामने वाले अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं और इनके सामने बीजेपी ने मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद को उतारा है। जबकि योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट पर भी आखिरी मरहले में ही पोलिंग होना है। आम इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। जनता डिसीजन लेगी, 23 मई को डिसीजन लेगी और जो जनता डिसाइड करेगी उसकी बेसिस पे हम काम करेंगे। उससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव और मायावती ने भी खूब पसीना बहाया। यूपी के अलावा मगरबी बंगाल की जंग भी बड़ी दिलचस्प हो गई है, जहां एक रोज पहले ही इलेक्शन कमीशन ने तशहीरी मुहिम पर रोक लगा दी थी। बंगाल में 7वें मरहले की 9 सीटों पर आखिरी वक्त तक घमसान जारी रहा। पंजाब की तमाम 13 सीटों पर भी 19 तारीख को वोटिंग होनी है, जहां रियासत में कांग्रेस की सरकार है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का इम्तिहान होगा। 2014 के आम इंतखाबात के नतीजों पर अगर नजर डालें तो इन 59 सीटों में से सबसे ज्यादा 33 सीटें बीजेपी ने जीती थी। टीएमसी ने सभी 9 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस के पास 3 और 14 सीटें दूसरों के खाते में गई थी। यानी 2014 के नतीजे के हिसाब से 7वां और आखिरी मरहला भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को अपनी सीटें बचाने का चैलेंज है तो वहीं नई जमीन की तलाश भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 का ऊंट किस करवट बैठता है। हमारी अपील यही है कि बटन दबाओ, देश बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो जाहिर सी बात है कि आज तमाम के तमाम मरहलों की तशहीरी मुहिम थम गई। अब सातवां और आखिरी मरहले की जो तशहीरी मुहिम थी, चुनावी जो प्रचार था, आज शाम 5 बजे वो थम गया है और अब सबकी नजर 23 तारीख पर है कि आखिर नतीजे क्या आते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां हार जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी 300 पार का नारा दे रही है, जबकि यूपी में एसपी बीएसपी इत्तिहाद का मानना है कि 23 तारीख को मोदी जी की छुट्टी होने वाली है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि 2019 में मुल्क को नया पीएम मिलेगा और वो भी उत्तर प्रदेश से। जाहिर सी बात है कि इस बयानबाजी या जो दावे किए जा रहे हैं, इसका जो नतीजा है वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। और इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अमीर हैदर जैदी साहब, सीपीआई लीडर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा दीपक पांडे साहब, बीएसपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जो मेहमान, जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज चुनाव प्रचार तो एक तरह से खत्म हो गया, सातों फेजेस एक तरह से आज कंप्लीट हो गया। अब आखिरी मरहले के लिए पोलिंग होनी, लेकिन उससे पहले आज जो टीवी स्क्रीन पर नजारा था, एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे इसे देखा जाए और जो बॉडी लैंग्वेज थी, चाहे पीएम मोदी, अमित शाह की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, कैसे इसे आप देखते हैं अमीर हैदर जैदी साहब? अबू हुरैरा भाई, प्रधानमंत्री ने आज प्रेस वार्ता की, लेकिन उसमें भी वो मन की बात कह के निकल ली है। शायद कोई पत्रकारों में ऐसा आदमी नहीं था जो ये सवाल पूछता कि प्रधानमंत्री जी आम कैसे खाते हैं आप, या शाम में दाल कैसे खाते हैं। नहीं था कोई ऐसा। तो इसलिए आज की प्रेस वार्ता भी मैं मन की बात कहूँगा, इसे प्रेस वार्ता नहीं कहूँगा। दूसरे मैं किसी और चीज़ पे जाना चाहता हूँ। आज ये जो 2.5 महीने का प्रचार अभियान हुआ है चुनाव को लेकर, इसमें एक चीज स्पष्ट हुई है। इसमें ये बात साबित हो गई कि हिंदुओं की आइडियल साध्वी प्रज्ञा है या हिंदुत्व की आइडियल साध्वी प्रज्ञा है, और एक इस देश के अंदर वो विचारधारा है जो गांधी को अपना आइडियल मानते हैं। अब अगर साध्वी प्रज्ञा महात्मा गोडसे को राष्ट्रवादी बताती है, देशभक्त बताती है, तो ये अब देश को सोचना होगा कि देशभक्त कौन है। बल्कि आज तो मुझे शौक हो गया, निशब्द हो गया मैं, जब मधु किश्वर ने यह कहा कि महात्मा गांधी ने देश के साथ गद्दारी की थी। ये मधु किश्वर ने मेरे साथ कहा है एक अखबार के टीवी डिबेट में। दूसरे संगीत रागी जो उसके आरएसएस के विचारक है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, गोडसे जो थे वो राष्ट्रभक्त थे। और मधु किश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि गोडसे जो हैं, अमित शाह ने भी कहा, बीजेपी ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुमित्र, जिन्होंने बयान दिया था, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। और अमित शाह ने, और आज जो पीसी हुई उसमें भी अमित शाह और मोदी जी ने कहा है कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं पार्टी लाइन से हटकर, उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखना अमीर हैदर जैदी साहब, यह तो दिलचस्प होगा कि आखिर कार्रवाई किस तरह की होगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नोटिस दिए गए हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही, उसके बाद कार्रवाई होगी। मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर बीजेपी किस तरह का कदम उठाएगी लोगों के खिलाफ। जी अबू हुरैरा भाई, कार्रवाई किस तरह की होगी वो आपके सामने होगा, देश जानेगा। लेकिन देश के अंदर आज एक शख्स और आए, अजय गौतम, उन्होंने कहा महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई थी, महात्मा गांधी का गोडसे ने वध किया था। और ये एक नेशनल चैनल पे बैठ के डिबेट में 5 बजे से प्रधानमंत्री की वार्ता के फौरन बाद कहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं चुनाव की जो सिचुएशन है उससे देखकर एक बौखलाहट जरूर है बीजेपी के लीडरों की। ये बीजेपी के लीडरों की बौखलाहट है जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है, बीजेपी ने साफ कर दिया अमीर हैदर जैदी साहब कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई मैं अपनी बात जी,
अबू रहरा भाई, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं एक चीज कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया है और इसका श्रेय हम कांग्रेस को दे सकते हैं। बीजेपी तो सिर्फ उसको लोकतंत्र को लूटकर अपनी तिजोरी भर रही है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जिस विचारधारा ने की थी, उस पर जब प्रतिबंध लगाया था, कहना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो नेहरू ने उसे हटाया था। तो इस विचारधारा को पनपने का, बढ़ने का, यहां तक पहुंचने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस को उसका श्रेय लेना चाहिए, देना चाहिए। मेरा मानना यह है जी। मेरे साथ इस वक्त डिबेट में दो और खास मेहमान खालिद इबादुल्ला टीएमसी सपोर्टर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। इनके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। खालिद इबादुल्ला जी और अजय उपाध्याय जी, आप लोगों का भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आज बड़ा दिलचस्प था टीवी स्क्रीन पर जब एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ पीएम मोदी जी दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है एक तरह से। हाँ, ठीक कहा राहुल जी ने कि कम से कम 5 साल में एक बार तो उनको लगा कि कैसे पार्टी कार्यालय में जाकर के और आने वाले भविष्य का वो कहीं ना कहीं एक लकीर खींच रहे थे कि अब प्रतिपक्ष में बैठेंगे तो किस तरह से मीडिया को कहीं ना कहीं उनको समय देना पड़ेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। तो उसकी वो एक तरह से रिहर्सल आज कर रहे थे। 23 तारीख के बाद भाजपा कार्यालय में उनको बैठ करके यही काम करना होगा। जहां तक बात है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने चर्चा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी के विचारों को समर्थन के लिए हुआ और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस देश में हिंसात्मक राजनीति चल रही है, जो गोडसे के चश्मे को लगाकर, गोडसे के मुखौटे को लगाकर गांधी के विचारों की लगातार हत्या हो रही है और वैसे लोग जो कट्टर अनुयायी मोदी जी के हैं, जो एक पर एक आ रहे हैं और रोज महात्मा गांधी के आत्मा को कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं और छत बिछत कर रहे हैं, वैसे लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन है। यदि मोदी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक बार भी क्षमा मांगी होती प्रज्ञा ठाकुर के लिए, जिन्होंने गोडसे को तो राष्ट्रभक्त कहती है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं और जो इस देश के लिए शहीद हुआ, हेमंत करकरे उसको राष्ट्रद्रोही कहती हैं। उनको ये लोग प्रश्रय देते रहे और पीठ थपथपाते रहे और आज घड़ियालू आंसू बहा। लेकिन अजय उपाध्याय जी, पीएम मोदी ने कहा है कि मैं दिल से कभी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है। ये खुद पीएम मोदी का एक रैली में बयान है जिसमें पीएम मोदी ने खुद कहा है कि मैं दिल से प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा, जो बयान उन्होंने बापू को लेकर दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में नाराजगी तो है इस तरह के बयानों को लेकर। अबू भाई ये दोहरा चरित्र जीने वाले और दिखावा करने वाले, घड़ियाली आंसू बहाने वाले, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग हैं। ये पूरा देश जान रहा है। गोडसे के समर्थन करने वाले लोग ये वही लोग हैं। साक्षी महाराज पर क्या आज तक कार्रवाई हुई? जो लोकसभा के प्रांगण में कहता है कि गोडसे देशभक्त था और वो दूसरी बार क्या हुआ, टिकट मिलती है और चुनाव लड़ता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है। इनके मंत्रिमंडल, मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथ ही अनंत कुमार हेगड़े ने आज क्या कहा? आज उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ने जो कहा है वो सही है और गोडसे पर डिबेट जैसा हो रहा है तो उनको बड़ी आत्मिक शांति मिल रही है। अरे बेलज्जे बेशर्मी लोग, जो भारत के आत्मा को जिसने मारा, महात्मा गांधी को मारा, जिन्होंने जिस व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि गांधी के मुल्क में ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। सतीश जी, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इस चुनाव में सिर्फ बयानबाजी हाथ लगी, ये भी इस चुनाव को, 2019 के चुनाव को बयानबाजी के लिए भी याद रखा जाएगा। और जिस तरह से बयानबाजी हुई बापू को लेकर, जिस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल की गई, प्रोफेसर सतीश जी, क्या लगता है कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी या डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब उसने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जो बातें की जा रही हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्या वाकई में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल के लिए कदम इसे मानेंगे आप?
डैमेज कंट्रोल के रूप में नहीं देखा जा सकता अबू भाई, लेकिन जहां तक गांधी और गोडसे के बीच के अंतर्द्वंद की बात है, ये जानबूझकर कुछ लोग इसे राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी की हत्या निश्चित रूप से वो भारत के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, ये सभी मानते हैं और मानना भी चाहिए। जो नहीं मानते हैं वो फ्रिंज हैं और उनके साथ हमारी समझ से भारत के लोग नहीं हैं। लेकिन उन जिन परिस्थितियों में हुई थी उस पर भी एक स्वस्थ विवेचना की जरूरत है कि, और ये कहना कि गोडसे पहला हिंदू आतंकवादी था, वो भारतीय जनमानस में स्थापित नहीं होता है। कातिल कहा जा सकता है, लेकिन आतंकवादी शब्द जोड़ना और उसके आधार पर उसका नैरेटिव करना फिर सही नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की विवेचना किया जाए 5 सालों में, तो जितना गांधीवादी नीतियों को उन्होंने लागू किया है और उसे अंजाम दिया है, कांग्रेस पार्टी ने गांधी के विचारों की हत्या निरंतर 50-55 सालों में की है कि परिस्थितियां ऐसी थी। हम अरे कौन सी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी के कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने गांधी के नीतियों को आगे बढ़ाया है, उसे लागू किया है, उनके बच्चों और राजनीति करने वालों की अलग अलग विवेचना और उस पर चर्चा करके गांधी की हत्या की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जो लोग करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे नाथूराम गोडसे को आतंकवादी पाला, आतंकवादी करना और हिंदू समुदाय को आतंकवाद से जोड़ना, ये भारतीय जनमानस में कहीं पर भी स्थापित नहीं होता है। उससे बड़ा कोई मानेंगे भी नहीं, वो भी मैं बोलने को तैयार हूं। तो अजय उपाध्याय जी, गांधी के विचारों की हत्या आपकी पार्टी ने एक के बाद एक, गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को डिसमेंटल कर दो, आपने क्यों नहीं किया? कोई नहीं है आज जिस मंच पर खड़े होकर आप बोल रहे हैं, उस पार्टी को खत्म करने की बात कही थी। उससे भी बड़ा अंधा भक्त है, और इस देश में यदि ऐसे अंधे भक्त हैं तो दुर्भाग्य है। और जहां तक लोकतंत्र संगठन भाजपा का जैसे मोदी की सरकार आई थी, ठीक है, नहीं अब हमें देखना होगा। जाहिर सी बात है कि बड़ी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क में, गांधी के मुल्क में ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ये हमारे मुल्क की बहुत बदकिस्मती है कि जिस गांधी ने अंग्रेजों के चुंगल से आजादी दिलाई थी, उसी गांधी के मुल्क में आज जिसने गांधी का कत्ल किया था, जो उसी की एक तरह से चर्चा की जा रही, उसकी तारीफ की जा रही। मेरे ख्याल से ये बहुत बदकिस्मती है हमारी। मैं दीपक पांडे आपके पास आना चाहूंगा कि चुनाव तो तकरीबन अब खत्म, एक तरह से अपने एंड की तरफ चला गया है, चुनाव एक तरह से खत्म हो रहा है, लेकिन बयानबाजी छोड़ गया है चुनाव, बयानबाजी आखिर तक होती रही। दीपक पांडे जी। जी बिल्कुल भाई। अबू भाई, मैं पहले बता देना चाहता हूं, देखिए गांधी जी, आरएसएस और बीजेपी, 3 चीजें, ये तीन शब्द हैं और 3 अलग अलग परिप्रेक्ष्य और सिनेरियो है। आप 2014 से पहले अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही आरएसएस और यही बीजेपी गांधी जी को लेके इतनी निगेटिव पब्लिसिटी करता रहता था। आपने देखा होगा कि ये लोग एक पर्चे बना करके बांटते थे, गांधी वध क्यों हुआ, गांधी का ब्रह्मचर्य और 65 लाख रुपए पाकिस्तान को गांधी ने क्यों दिलवाया, इस टाइप की बहुत सारी निगेटिव। लेकिन क्या हुआ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बाहर जाते हैं, जब बाहर जाते हैं विदेशों में, तो वो देखते हैं कि विदेशों में तो भारत को 2 ही चीजों के लिए जाना जाता है, ये तो एक तो बुद्ध के लिए जाना जाता है, दूसरा गांधी के लिए, शांति, गांधी की शांति वार्ता और सब चीज जो गांधी का प्रतीक है, इसके लिए जाना जाता है। तो मोदी जी को लगता है कि जो हम जिस की बुराई करते हैं, ये तो हमारा जो आइकन है, हमारे देश के लिए 2 ही आइकन है जो बाहर जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी को फिर धीरे धीरे अपने फ्रेम में लाना शुरू किया। उसके बाद से क्या हुआ कि आरएसएस भी धीरे धीरे गांधी जी के फेवर में बात करने लगे। यानी तो आप देखेंगे 2014 से पहले तो वही आरएसएस और यही बीजेपी वाले गांधी जी को कितनी सारी बुराइयां करते थे, कितने सारे उनके, अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए एकाएक जैसे ही इनको लगता है कि गांधी इतना बड़ा नाम है, इसको हम अगर छोड़ के चलेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो इन्होंने 2014 के बाद गांधी जी को अडॉप्ट किया और गांधी जी को लेकर के स्वच्छ भारत अभियान लेकर के आए, उसके बाद तमाम चीजें लेकर के आए। इन्हें लगा कि अगर हम गांधी जी को छोड़ के चलते हैं तो हम विश्व के पटल पे अलग थलग हो जाएंगे, भारत में अलग थलग हो जाएंगे। यही कारण है कि आज अभी भी, क्योंकि पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी उसी माइंडसेट से भरा पड़ा है, क्योंकि 5 साल में जो जड़ में भरा पड़ा है वो खत्म नहीं होने वाला है। तो ये चीज बाहर आई जाती है। अगर आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है तो थोड़ा सा भी अगर हिलोर होगा तो वो बाहर आना ही आना। तो इससे आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। खालिद इबादुल्लाह, जो बात अमीर हैदर ज़ैदी साहब ने कही, अजय उपाध्याय ने कही, उसी को मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ाइए।
बिल्कुल, क्योंकि पूरा चुनाव हो गया, सिर्फ बयानबाजी हुई। और अगर फिफ्थ फेज के बाद देख लें, जब से साध्वी प्रज्ञा की एंट्री हुई, पोलराइज करने वाले लगातार बयानात होते रहे बीजेपी की तरफ से, और अब वो चुनाव खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बयान पीछे छूट गया एक तरह से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मैं उस डिबेट में बैठा हूं जिस डिबेट में गांधी जी के विषय में चर्चा की जा रही है कि गांधी देशभक्त थे या गांधी राष्ट्रपिता थे या नहीं। मुझे बड़ा दुर्भाग्य, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग आज, मुझे ये डिबेट में भी मुझे अफसोस हो रही है कि मैं ऐसे लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी भी कंफ्यूजन है कि देश गांधी जी के बारे में और गोडसे के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ गोडसे एक हत्याकार जिसको गांधी जी को हत्या किया है, उसके बारे में हम अभी कंफ्यूजन कहां से आ रहा है। दूसरी बात है कि मैं जब आज एक टीवी शो में देख रहा था, डिबेट में जब 5 बजे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने माफी मांगा। बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम माफी तो मांगे। ये लोग पहले देशभक्त थे नहीं, और महात्मा गांधी के, मेरे एक मित्र बहुत अच्छी बातें कह रहे थे कि पूरे विश्व में गांधी के नाम से ही हिंदुस्तान को ज्यादा करके पहचाना जाता है कि शांति का प्रीत थे, शांति का प्रतीक थे। तो गांधी सही में माने पे देखा जाए तो पूरे दुनिया में गांधी जी का मूर्ति देखने को मिलता है। मैं कई देश में गया हूं जहां पे गांधी जी की मूर्ति को देखने को मिलता है, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति को मिलता है। सांतियागो जैसा, चिली जैसा देश में, जो दुनिया का सबसे आखिर जगह में मैं खुद गया था, वहां देखता हूं कि गांधी जी का मूर्ति वहां लगा हुआ है, वहां पे नेहरू जी का मूर्ति लगा हुआ, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर का मूर्ति लगा, 3 मूर्ति लगा हुआ है जो हिंदुस्तान को पहचान दिलाती है। दूसरी चीज ये रही कि आज मैं उस डिबेट में देख रहा था कि डिबेट में ये लोग कह रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह माफी मांग रहे हैं, दूसरे तरफ डिबेट के एक आरएसएस के डिबेटर वो कहता है कि मैं मानता हूं, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन उसी के दूसरे रूप में आप जाकर देखते हैं चेयर में उसके कार्यकर्ता बैठे हुए, उसके समर्थक बैठे हैं, वो खुद कहता उठकर कि मैं गांधी जी को देश की पिता नहीं मानता हूं, मैं भारत की जो आजादी की लड़ाई में जो गांधी का जो देन है उसको नहीं मानता हूं। उसी डिबेट में देखने को मिला। आपने देखा होगा प्राइवेट चैनल में, मैं खुद आज देखा हूं, मुझे बड़ा मेरे साथ शाइना एनसी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गई है। शाइना एनसी समय मुझे बड़ी अफसोस है, ये कहना पड़ा कि उर्दू में आज ऐसे लोगों के साथ हम। ठीक है शाइना एनसी जी, आज हमने देखा कि पीएम मोदी पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अमित शाह ने इतना जरूर कहा कि जिन लोगों ने गांधी जी का एक तरह से अपमान किया या उन पर उल्टे सीधे बयानात दिए, उन पर कार्रवाई होगी। आखिर इस तरह के बयानात आ क्यों रहे हैं बीजेपी से? देखिए, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने एक स्टेट्समैन के रूप में बयान दिया। जो वो एक सिर्फ नेता के रूप में राजनीति करना चाहते थे तो वो कुछ भी बयानबाजी कर सकते थे, कोई भी एक्सक्यूज दे सकते थे, लेकिन उन्हें एक करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ उन्होंने कहा बयान कि ये तो बयान ही जो दिया गया गलत है एक प्रधानमंत्री जहां पे बैठे हुए वहां पे सजा दूंगा इस बयान के और लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं मानती हूं कि ये प्रेस वार्ता होता है, वार्ता की बातें तो छोड़िए, अपनी बातों को कह रहे हैं। खालिद इबादुल्ला थोड़ा सुन लीजिए, खालिद इबादुल्ला साहब, खालिद इबादुल्ला थोड़ा सुन लीजिए। अभी शाइना एनसी ने बोलना शुरू किया, थोड़ा सुन लीजिए, 30 सेकंड। जी शाइना एनसी जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, इलेक्शन के निमित्त एक विचारधारा होती है, एक विजन प्लान है जो हमें सक्रिय रूप से जनता तक पहुंचाना है। जो ये समझ लीजिए कि नहीं हो रहा है तो जनता का जनादेश जो है वो निर्णय करता है कि कौन से मुद्दे पे वो प्रधानमंत्री के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ। लेकिन आज जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया वो था दैट ऑफ स्टेट्समैन, जहां उन्होंने ना सिर्फ खंडन किया, उन्होंने कहा कि सजा देंगे। भाई साहब, आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे मेरा पॉइंट, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको जो भी बोलना है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। खालिद अबू जी, ऐसा कोई डिबेट नहीं होता है। मुझे ब्रेक पर जाना है खालिद इबादुल्ला, मुझे ब्रेक पर जाना है। पहले एक बार सुन लीजिए शाइना एनसी को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, उपाध्याय जी भी इशारा कर रहे हैं, मैं उनके पास भी आ रहा हूं। सुन लीजिए, मैं 20 सेकंड और दे रहा हूं शाइना एनसी जी। अबू जी,
अबू जी, मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहती हूँ। देखिए, इस इलेक्शन में जो बयानबाजी हमने देखा है, चौकीदार चोर है, अनपढ़ है, गवार है, नीच है, औरंगजेब है, यहां तक कि आपने एक एक गाली गलौज की, तो भी जो गरिमा है ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसको बरकरार रखते हुए स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने ये बयान का खंडन किया और कहा कि नई सजा मिलेगी। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब क्या है कि हर एक कौम मजहब के लोग को एक प्रगति की राजनीति में भारत में, लेकिन शायना इनसे मुझे लग रहा है बीजेपी ने, पीएम मोदी ने, अमित शाह ने बहुत देर कर दी। इस तरह के बयान चुनाव के फर्स्ट फेज से शुरू हुए थे। देश में आप उनको शायना एनसी जी, मैं ये समझ रहा हूं कि फर्स्ट फेज से ही इस तरह के बयान शुरू हुए थे इस चुनाव में। बीजेपी ने बहुत देर कर दी खंडन करने में, बीजेपी ने कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी। हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि किसने ज्यादा खराब बयान दिए, लेकिन जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं वहां आप जरा इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि प्रधानमंत्री के गरिमा और उनके स्तर को कितने सारे बेकार शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या इसके बारे में किसी ने सोचा? और जनता जितना ज्यादा आप मोदी बैशिंग करते हैं उतना ज्यादा उनके साथ खड़ी है। और 23 तारीख को हम जानते हैं कि थोड़े लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक की, लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं और विजन प्लान है उससे हम भटके नहीं। किसने क्या कहा ये छोटी भूमिका है। अजय उपाध्याय, जल्दी से आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना। अजय उपाध्याय जी, डिबेट क्या है? अजय उपाध्याय जी, गांधी पर आप पूछ रहे हैं प्रश्न, महात्मा गांधी पर गोडसे को समर्थन देती है या नहीं, पूछिए उनसे। अजय उपाध्याय जी, लीजिए। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है, आपका रिएक्शन, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। आवाज आ रही है आपकी आवाज मुझे। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूं कि गोडसे के ये लोग समर्थक हैं। एक सवाल है हमारा कहीं न कहीं मुखौटा लेकर के और महात्मा गांधी के विचारों की हत्या निरंतर 2014 के बाद इन लोगों ने की है। मोदी जी और अमित शाह कहीं न कहीं ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक? क्या होता है कि मैं कार्रवाई करूंगा? अरे राष्ट्रपिता को गाली जो दे रहा है, उसके हत्यारे को जो समर्थन कर रहा है। जैदी साहब आपका रिएक्शन भी, फिर मैं दोनों का रिएक्शन ले लेता हूं। गोडसे के जैदी साहब जल्दी से के साथ है भाजपा। ठीक है, जैदी साहब आप भी अपना सवाल कर लीजिए। अबू हुरैरा भाई, हमारा शायना एनसी से एक सवाल है। उन्होंने कहा विजन और प्रचार। हम पूछना चाहते हैं, गोडसे को राष्ट्रवादी कहना ये बीजेपी का विजन है, विजन प्लान है, या आरएसएस का विचार है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शायना एनसी बताए, गोडसे को राष्ट्रवादी कहना ये बीजेपी का विजन प्लान है या आरएसएस के विचार है? ठीक है, जल्दी से दोनों का जवाब दे दिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, टाइम हो रहा है। शायना जी, देखिए, हर डिबेट में आरएसएस को घसीटना, ये बोलना कि कहाँ है बयानबाजी, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि किसने ज्यादा खराब बयान दिए हैं और किसने कम। लेकिन जिस ढंग से आज प्रधानमंत्री जी ने कड़ी संदेश दिए, बात नहीं है। आज संगीत रागी ने कहा है, ये कहा, ये आरएसएस की बात, संगीत रागी ने ये कहा है कि गोडसे राष्ट्रवादी था। साक्षी महाराज कहता है गोडसे राष्ट्रवादी था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मधु किश्वर ये कहती है कि गोडसे राष्ट्रवादी था, महात्मा गांधी ने देश के साथ गद्दारी की। प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी ये है कि बहुत सारे लोग बयानबाजी देते हैं इलेक्शन के वक्त, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं सिर्फ काम करने। और जो आप नहीं देखिए, वापस आप घुमा फिरा के एक ही मुद्दे पे आ रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन दिया है तो मैं उनसे पूछिए, अबू हुरैरा जी, उनसे पूछिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद की बात कर रहे हैं, को हत्या करने मधु किश्वर ने उसके बाद कहा, गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं और वो कहती हैं कि वो आरएसएस को टाना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रज्ञा ठाकुर है, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक प्रत्याशी है, वो खड़ी हुई है, वो कह रही है, और फिर ये कहती है कि आरएसएस को टाना जा रहा है। तो
किस तरफ से बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ अपने प्रत्याशी को आरएसएस के रूप में देखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के रूप में देख रहे हैं? इसका तो क्लियर करना होगा। वो प्रज्ञा ठाकुर तो आपका कोई सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और उनका कोई लेना देना नहीं है राजनीति के साथ। सबसे पहले समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपको एबीसी नहीं पता है, क्योंकि इट्स अ नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, देशभक्ति को बढ़ाना, देश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकवादी को पैदा करती है, लेकिन उसका जो आप लगातार आरएसएस को डिबेट में तो महात्मा गांधी की हत्या आज से 70 साल पहले की थी, जब अपने आप को आरएसएस ने अलग कर लिया था। लेकिन 70 साल के बाद आज ये पता मुझे एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो हार और जीत के दावे किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, जो आखिरी और 7वें मरहले के लिए पोलिंग कैंपेन भी एक तरह से खत्म हो गया, तशहीरी मुहिम खत्म हो गई और अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जीत और हार को लेकर। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद अजय उपाध्याय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर पीएम मोदी ने कहा कि इस बार फुल बहुमत के साथ एक तरह से वो सरकार बना रहे हैं और 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी खुद लेकर आएगी, ये दावा है और लगातार ये दावा बीजेपी कर रही है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपने यदि बॉडी लैंग्वेज देखा होगा और उनके पूरे दोनों लोगों के उस जोड़ी को, डाउल को, तो आपने देखा कि किस तरह अति जो है एक तरह से अहंकार दिख रहा है। उनको ऐसे लग रहा है जैसे वो जीत गए और जीतने के बाद जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो बेसिकली अपीयरेंस था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। वो मीडिया के सामने अपीयर होकर के वो ये दिखा रहे हैं, जब आदमी अंदर से आत्मविश्वास से डरा होता है, हताशा होती है, तो बाहर वो दिखावा करता है और वो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान दिखा रहा है कि वैसे ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने से कोई लेना देना नहीं, हम जीत गए, हम सरकार बनाने, हम तो हो गए, हम तो बस 23 तारीख के बाद हमारी सरकार चलने लगी। ये सब जो कहानी है, नौटंकी है, देश के लोग समझ चुके हैं और वो फिर बात करने लगे, मुद्दों पर नहीं आए कि 5 साल में हमने क्या किया और किन कारणों से हमें जनता समर्थन देगी या नहीं देगी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस अब शेयर मार्केट और कौन सा और सट्टा मार्केट की बात सर्टिफिकेट देती है भाई साहब, आपकी पार्टी नहीं देते हैं, आपकी तो नैया डूब चुकी है। जनता से तो उनको लेना देना नहीं है मैडम जी। जनता से लेना देना होता तो आज जनता की समस्याओं को, उसकी भावनाओं को सुनते, उन्हें सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे और महात्मा गांधी के विचार को ओढ़कर हो रही है उनके विचारों को। आज यदि इतना उनको रहता तो इस देश के आत्मा में महात्मा बसते हैं, उन पर कम से कम क्षमा मांगते कि जिस कैंडिडेट को वो खुद लाए थे और खुद चुनाव लड़वाया है, ये दोनों लोग थे। इससे बड़ा आदमी कौन होगा भाजपा में? राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए और आज उन्होंने बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अनिल शाइना एनसी जी, राहुल गांधी ने यह खुद इल्जाम लगाया कि बंद कमरे में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पहली बार पीएम मोदी इसमें शामिल हुए, लेकिन किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो कम्युनिकेशन है पूरे देश में सब जानते हैं, विश्व भर में उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हर एक मुद्दे पे, हर एक पॉलिसी पे और हर एक योजना पे। आज क्योंकि चरण खत्म हुआ 7वीं फेज का, तो उन्होंने और पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमित्त बहुत सारे लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, जहां उन्होंने स्पष्टीकरण दी। उनके परिवार को लेके इतने सारे टोक के एलिगेशंस, बेबुनियादी एलिगेशंस, एक भी साबित कीजिए, नहीं साबित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति हैं जो ईमानदारी के साथ देश सेवा के लिए आए हैं मैदान में। देखिए, मुद्दा इनके पास भी नहीं है, बहन साइना के पास ये भी भटक रही है, परिवार और समाज, और उन्होंने क्या खाया, क्या गलत है, हम खंडन करते हैं और उनको सजा मिलेगी। बनाई, राडार वैज्ञानिक बन गए, अभी सब चर्चा करेंगे। क्या कहा किसानों के लिए, क्या किया उन्होंने? आज 5 साल में वो एडमिट कर लेते, एक भी अपनी जो असफलता है
रोजगार के लिए क्या किया, काला धन कितने आए, इस पे चर्चा किए होते तो अच्छा लगता। एक भी मुद्दों पर चर्चा उन्होंने नहीं की। सिर्फ वो क्या करने लगे कि शेयर मार्केट क्या करेगा और सट्टा मार्केट क्या करेगा। अरे भैया आपने क्या किया है? अरे आपके कितने पास काला धन आ गए इस देश में, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को सुरक्षा मिली, आप बड़ी कितने बड़ी लोगों बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण आपने जेल में डाला, कितने स्मार्ट सिटी बने, कितने बुलेट ट्रेन पर देश चढ़ा, इन पर यदि वो चर्चा किए होते, शिक्षा का बजट कितना कम हुआ और कितना बढ़ाया, क्यों लोगों की आमदनी कम हो गई, इन पर चर्चा होती। ठीक है, खालिद इबादुल्लाह, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि मुद्दों पर बात नहीं हुई। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज मुद्दों पर बात नहीं हुई। कहा जा रहा था कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी जी कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें आज बोलेंगे और कुछ अच्छी बातें करेंगे और मुद्दों पर बात होगी, लेकिन यहां पर भी मुद्दों पर बात नहीं हुई। मैं इस पे आता हूं, थोड़ी सी इस पे नजर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नेशनलिस्ट, आरएसएस को एक नेशनलिस्ट बताया। जो नेशनलिस्ट कैसा नेशनलिस्ट है जो भारत के प्रति 70 साल से अपने नागपुर के हेड ऑफिस में राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराया, ऐसे लोगों को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर नेशनलिस्ट कहा जाता है तो मैं नहीं मानता हूं। दूसरी चीज आपने कहा कि मुद्दा से कोई बातें नहीं, बिल्कुल आपने, मैं खुद देखा हूं कि आज ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं था, सिर्फ अमित शाह इसका जवाब दे रहे थे, बगल में नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी बातों को गर्दन हिला के कभी मुस्कुराकर ये इशारा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े और हम जवाब देने के लायक, जवाब देना नहीं चाहते जनता के साथ। जनता की बातों को मैं जो बोलूंगा वो सुनना होगा, यही मैं देखने को मिला। और दूसरी चीज यही कि मुद्दा पे बातें एक भी आज तक 1825 दिन के अंदर में पहली बार प्रेस वार्ता में बैठे तो एक भी बात अपनी मुद्दा पे नहीं किया कि मैंने 5 साल का। दीपक पांडे, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव या मायावती जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये बातें जीएसटी के राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखें? मैं बिल्कुल साफ ये कहना चाह रहा हूँ, शुरू से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्या बयान कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी क्या बयान कर रहे हैं, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दे पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ठीक है, खालिद इबादुल्लाह बात लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी लड़ाई उनसे है तो हम उनके साथ क्यों जाएंगे? सीधी सी बात है। हमारी तो लड़ाई ये है कि देश में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बढ़े, तो इसके लिए इस हमारी विचारधारा की जो पार्टी है हम उनके साथ जाएंगे और उनके साथ ही करेंगे। राहुल जी जो बोले अच्छा बोले, क्योंकि ये जो सब बाकी हमारी लड़ाई हो या राहुल जी की लड़ाई हो, सबकी लड़ाई बस यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई है। जो गोडसे की विचारधारा आप जैसा देख रहे हैं, डिबेट में गोडसे और गांधी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है, तो ये गोडसे की विचारधारा को हटाने की लड़ाई है और ये इसमें हटाने में हम लोग पूरी तरह से पूर्ण रूप में समर्पित हैं और इस पे हम लोग सफल भी होंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, बहुत मुख्तसर टाइम कम है, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। जो राहुल गांधी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव या फिर मायावती जो हैं वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, बल्कि एक जो बीजेपी के अगेंस्ट होंगे उनके साथ वो लोग रहेंगी। राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखें, क्या माने निकाले इस बयान की? जी अबू भाई, लेकिन उसके आने के पहले अगर इजाजत दें तो गांधी जी पर जितनी विवेचना हुई है उस पर मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। बहुत जल्दी। जिस परिप्रेक्ष्य में गांधी और गोडसे को लाकर जानबूझकर कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा खड़ा किया जाता है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जानबूझकर ये विवाद पैदा किया जाता है। यहाँ पर परिस्थितियों को देखा जाए कि वोट हासिल करने के लिए गांधी जी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बदकिस्मती है हमारी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। 20 सेकंड में हम बात खत्म करेंगे जी। गांधी का विचार समुद्र की तरह है, कई उसके अध्याय हैं। जिस अध्याय पर नाथूराम गोडसे को अत्यंत आपत्ति थी, उस पर पटेल और नेहरू जी को भी आपत्ति थी और वो भी गांधी जी से नाराज थे। ये कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी राजनीतिक रूप में थी और वो उन्माद का रूप ले लिया और उसी कारण से आज उन्हें जिस तरीके से टेररिस्ट कहा जाता है वो बात गलत है। उसे हमें भारतीय मानवता से खत्म करना होगा। ठीक है। जहां तक दूसरी बात जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं शुरू से, और दूसरे जस्टिफाई मत कीजिए। बीच में कौन गांधी जी का हत्यारा है? गांधी जी का हत्यारा, हमारी और आपके विचारों की भिन्नता है, जस्टिफाई मत कीजिए। हमारी और आपके विचारों की भिन्नता है,
इसका मतलब क्या आप मुझे मार देंगे? आपने अंबेडकर क्या मेरी को, हत्या आपने कर गांधी देंगे? को, आपने सारे जितने भी भारत के मेकर्स थे उनको आरएसएस विरोधी बता दिया कि वो आरएसएस, उनके समग्र लिटरेचर को देखे कहां पर उन्होंने आरएसएस क्या बीजेपी 2019 में 2014 को दोहरा पाएगी? और आखिर 23 तारीख पाला कौन पार्टी मारेगी, किसके सर ताज जाएगा 23 तारीख का, इस पर भी हम बात करेंगे। तर हम आम इंतखाबात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब आखिरी मरहले में आम इंतखाबात है और 19 तारीख को तीसरे और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। अमीर हैदर जैदी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस से बात कही कि लंबे समय के बाद कोई पार्टी दूसरी बार पूरी बहुमत के साथ 23 तारीख को एक तरह से जीत कर आने वाली है। लगातार ये दावा वो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अबू हुरैरा भाई, मैंने पहले कहा, पहली प्रतिक्रिया मेरी ये थी कि मोदी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक ही प्रेस वार्ता की, लेकिन वो प्रेस वार्ता नहीं थी, मन की वार्ता थी, क्योंकि उसमें कोई किसी पत्रकार का कोई सवाल नहीं लिया गया, कोई पूछा नहीं गया, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पत्रकार नहीं था जो उनसे ये पूछता कि आप आम कैसे खाते हैं। बहरहाल मोदी के कार्यकाल की एक बहुत महान उपलब्धि है, जो एक उपलब्धि मोदी के कार्यकाल की मुझे लगती है। गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या आज से 70 वर्ष बाद पहले की थी, लेकिन आरएसएस ने अपने को गोडसे से अलग कर लिया था। लेकिन महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने में और लोकतंत्र की हत्या करने में इस विचारधारा को 70 वर्ष लग गए। 70 वर्ष लग गए। आप इसका श्रेय कांग्रेस को देंगे, वो श्रेय इसलिए कांग्रेस को देंगे, जब गोडसे की हत्या हुई थी तो आरएसएस ने मिठाई बांटी थी और इनकार कर दिया था, गोडसे से अलग कर लिया था। पटेल बजित थे कि गोडसे को ये आरएसएस में प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन नेहरू ने प्रतिबंध हटवाया था। अगर आज ये विचारधारा देश के शहीदों का अपमान कर रही है और खास करके कांग्रेस के राजीव गांधी जो देश के शहीद है उन्हें भी देशद्रोही कह रही है। आज एक किश्वर करके सामाजिक कार्य करता है, मधु किश्वर, वो मेरे सामने बैठ के कहती है कि गोडसे जो था, ठीक है, लेकिन इन सब बातों से हटकर अमीर हैदर जैदी साहब, जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल से इन सब बातों को चुनाव में नहीं जोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं बार-बार वही कह रहा हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि गांधी के मुल्क में उसके कातिल पर चर्चा हो रही है। गांधी के मुल्क में उसके कातिल पर चर्चा हो रही है, हमारी बदकिस्मती है। चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव आखिरी पड़ाव पर है, चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव किधर जा रहा है अमीर हैदर जैदी साहब? मैंने बताया ना कि मैं वही बता रहा हूं, अबू हुरैरा भाई, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। और वो हत्या इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई बूथ कैप्चर होता है, जब तक सोशल मीडिया पे वो वायरल ना हो जाए, इतने कोई संज्ञान नहीं लेता है। कहीं ईवीएम पकड़ी जाती है, कहीं होटल में पड़ी जाती है, कहीं 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के दफ्तर से गायब हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। डेमोक्रेसी बता दो, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, जिस तरह और इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस को जाता है। चाहे साध्वी प्रज्ञा का बयान हो, अनिल कुमार हेगड़े हो, को लूटकर बंधक बनाकर के जो बयान आ रहे हैं, बहुत एक तरह से शेमफुल बयान है ये। शाइना एनसी जी। अबू जी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है तो वेस्ट बंगाल में, वो हाईलाइट कीजिए। जो ममता बनर्जी ने किया है, तृणमूल कांग्रेस ने किया है, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता को हत्या करने के बाद एक फेज में देखना कि बोगस वोटिंग पोल, ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अमित शाह जी को वहां प्रचार नहीं करने दिया, ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आप एक बयान की बात करें, एक बयान जो एक व्यक्ति करे, 11 करोड़ सदस्य है आज भारतीय जनता पार्टी में, हर एक की राय मत हो सकती है, हर एक मुद्दे के ऊपर जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है उसके प्रति हम खड़े हैं। और प्रधानमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी बोलती बंद की। एक करके बात मैं खालिद बादल आ रहा हूँ। जैदी साहब, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, जैदी साहब मैंने टाइम दिया, शायद को सुन लेते, फिर मैं खालिद बादल आ रहा हूँ। खालिद बादुल्ला मैं आ रहा हूँ। एक करके मैं चाह रहा हूँ डिबेट में एक करके बात रखिए ताकि सुनने वाले को भी समझ में आए। शाइना एनसी जी 30 सेकंड में बात रखिए, मैं फिर आपका रिएक्शन ले रहा हूं जी। अबू हुरैरा जी,
देश के अंदर अगर लोकतंत्र बचाना है तो महात्मा गांधी को बचाना मेरा कहना है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है जंगल राज में, जो है वेस्ट बंगाल। हमने देखा है कि जिस ढंग से अमित शाह जी का रैली नहीं चलने दिया, 2 कार्यकर्ता, एक बूथ प्रमुख की हत्या की गई, तो ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ आप किसी की बयान के बारे में बोल रहे, जो 11 करोड़ सदस्य है आज भारतीय जनता पार्टी में, क्या हर एक के बयान आप सोचेंगे कि ये पार्टी का बयान नहीं है? अनिल सौमित्र क्या कहते हैं? ठाकुर जो है महात्मा गांधी को कहते हैं 11 करोड़ में फेंका है, आप लड़के में ले रही हैं, क्या बोल रही हैं? अनिल सौमित्र के बयान लोकसभा का 400 लोगों में उम्मीदवार है इनका, समर्थक के लायक नहीं है। क्या बोल रही हैं? इनका केंद्रीय मंत्री उसको इंडोर्स कर रहा है प्रज्ञा ठाकुर के बयान को। एक तो ये हत्या के आरोपी आतंक के बेल पर है, उसको चुनाव लड़वाती है, और गांधी के हत्यारे को ये देश बताती है, और उसको ये कह रही है कि 11 करोड़ लोगों में है। खालिद इबादुल्लाह, मैं 15 सेकंड दे रहा हूं। ये बातें कर रही हैं, ये बातें कर रही है नेशनलिस्ट की, ये बातें कर रहे हैं देशभक्त की, और उनसे पूछिए कि 70 साल तक आजादी के बाद आरएसएस वाले लोग ने अपने दफ्तर में, हेड ऑफिस में, नागपुर में झंडा नहीं फहराया, नेशनल झंडा, भारतीय झंडा, और ये देशभक्त कहते हैं और देश के पिता और हमारे आजादी। ठीक है, लेकिन खालिद इबादुल्लाह जो बात शायना एनसी कह रही है कि डेमोक्रेसी का मर्डर तो वेस्ट बंगाल में हुआ है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में अगर सबसे कहीं ज्यादा डेमोक्रेसी है बीजेपी के पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, तो आपको ये भी डेमोक्रेसी के लिए 16 आपने खुद कहा, आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री का 16 सभा हुआ है, अमित शाह का 20 सभा हुआ है, तो अगर ये सब होता, डेमोक्रेसी नहीं होता, तो ये 16 बड़ा बड़ा सभा कैसे कर सकते हैं? और पूरे भारत में समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई डेमोक्रेसी की बातें करता है वो तो ममता बनर्जी, सारे लोग को छूट दे रही है। आप कहते हैं कि हमारे हैं, जो करना है कर लो, चैलेंज भी करते हैं आप बंगाल में आने के लिए भाई, और आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। ये लोगों को सोचने की जरूरत है भारत में, और पूरा मैं समझता हूं त्रिपुरा में डेमोक्रेसी का जो मर्डर किया गया उसके बारे में ये बताएं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, इलेक्शन को खंडन किया गया, इसके बारे में बताएं। सतीश कुमार जी, बहुत अफसोसनाक है कि हम डिबेट में बैठे, वहां पर गांधी जी और गोडसे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। खासतौर से अफसोस तो इस बात पर हो रहा है कि गांधी जी का जो कातिल है गोडसे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर लगातार एक तरह से बयानात आ रहे हैं। चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे चुनाव से वो चर्चा गायब रही एक तरह से असल मुद्दों की। और बात हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है अबू भाई, और साध्वी प्रज्ञा के स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से कोई भी नागरिक, चाहे वो इस पक्ष का हो, राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो या सेंट्रिस्ट हो, वो उसे ये रास नहीं आ सकता, क्योंकि महात्मा गांधी से बड़ा कोई फिगर भारत में है नहीं, था भी नहीं, और जितना कंट्रीब्यूशन गांधी का है उतना किसी का भी नहीं है, तो उन पर किसी भी तरीके का लांछन या आपत्तिजनक दीपक पांडे, बीजेपी ने जो बयान दिया है, अमित शाह जी की तरफ से जो बयान आ रहा है कि साध्वी प्रज्ञा पर कार्रवाई होगी या अनिल सौमित्र पर जो कार्रवाई की, क्या आपको लगता नहीं कि बहुत देर कर दी बीजेपी ने? कार्रवाई बहुत देर से हुई है। ये परिस्थितियां विपक्षी पार्टियों ने बनाई है। मैं 5 सेकंड में करता हूं, कांग्रेस ने बनाई है, ये परिस्थितियां बाकी अन्य दलों ने बनाई है। दीपक पांडे, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, खालिद इबादुल्लाह मेरे पास टाइम है। का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी अबू भाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, देखिए बीजेपी का जो रवैया है, ये बोलती है कि मैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कुछ नहीं करती। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह थे, उनको ये पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर ही पार्टी के अंदर लाया गया, उनकी धर्मपत्नी को टिकट देकर के आज मंत्री बनाया गया है। तो ये सब बस खाली दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका एम ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग उन्हें अपॉइंटमेंट करते हैं। आप बता दें, मैं साइना एनसी जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी यूएसपी थी उनके अंदर, साध्वी प्रज्ञा के अंदर, कि उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया? कोई 5 यूएसपी आप बता दीजिए, हम लोग मान जाएंगे कि मोदी जी का विजन था, अमित शाह जी का विजन था। आप बताइए, मेरा सीधा सवाल है अबू भाई, एक बस 10 सेकंड का आंसर उनसे मुझे चाहिए, ऐसी क्या 5 यूएसपी है? शाइना एनसी जी, दीपक पांडे के सवाल का जवाब दे दीजिए। शाइना एनसी जी, देखिए
जो पार्टी का निर्णय होता है वो एक अंदरूनी फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और वो निर्णय लिया गया, किस परिप्रेक्ष्य में लिया गया, वो नेतृत्व को हर एक रणनीति को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक महिला होने के नाते जो 9 वर्ष इस महिला के साथ हुआ है जेल में, जहाँ बेल्ट को पीटा गया, जहाँ जिस बेरहमी के साथ उनको बहुत सारे आरोप को झेलना पड़ा, मैं मानती हूँ कि इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनके बयान से क्या हम कांग्रेस नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, आप कर रहे हैं, आप करते हैं और हम कहते हैं कि ये गलत बयान उन्होंने दिया है। लेकिन जो आप एक पार्टी के निर्णय को लेकर सवाल उठाने वाले हैं, तो मैं मानती हूँ कि हर एक पार्टी को लेकर हम भी सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 19 तारीख को एक और पोलिंग और वोटिंग होनी है आखिरी पड़ाव की। इसके बाद अब 23 तारीख को ही देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इस चुनाव की तस्वीर क्या कुछ रहती है, और 23 तारीख यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तमाम मुद्दे, तमाम दावे और तमाम वादे जो हैं वो एक तरह से रखे रखे धरे के धरे रह जाएंगे, और जो आवाम का मूड होगा या आवाम के जहन में क्या कुछ है वो एक तरह से नतीजों में सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अमीर हैदर जैदी साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, दीपक पांडे जी, साइना अंशी जी और खालिद इबादुल्ला साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।